नमस्कार। मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार दीपक कोचगवे और आपके सामने आज हम उपस्थित हैं एक विशेष चर्चा को लेकर। और ये विशेष चर्चा है बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर। आज जिस विशेष चर्चा की हम लोग बात करने आए हैं आपके सामने, तो एक खुशखबरी है बिहार वासियों के लिए कि अगले साल बिहार में एक ऐसा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल शुरू होने जा रहा है जो न केवल बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल होगा बल्कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा और दुनिया में दूसरे नंबर का बड़ा अस्पताल होगा। और इस अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं होंगी, किस तरह की विशेषताएं होंगी इस अस्पताल की, और इसके पीछे जो लोग हैं वो जनता को कैसी स्वास्थ्य सेवा देने की परिकल्पना के साथ ये काम शुरू कर रहे हैं और लंबे अरसे से लगे हुए हैं, और आखिरकार उनके श्रम का नतीजा बिहार के सामने होगा, हम सब के सामने होगा और बिहार का नाम रोशन होने जा रहा है इस अस्पताल के साथ। तो हम आपका परिचय कराते हैं। दीपक जी हमारे साथ रहेंगे और दीपक जी भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अभी हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं बिहार के जाने माने चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा। पद्मश्री गोपाल प्रसाद सिन्हा बिहार के लोगों के लिए, बल्कि मैं कहूं कि चिकित्सा जगत के लिए कोई ऐसा नाम नहीं है जिनके बारे में परिचय कराया जाए, लेकिन फिर भी बहुत सारे दर्शक जो शायद चिकित्सा संबंधी विषयों में थोड़े जानकारी कम रखते हैं उनके लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब की अभूतपूर्व उपलब्धियां हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस अस्पताल की कल्पना बिहार सरकार ने की और बिहार में ये अस्पताल अगले साल से रन करने लगेगा, लोगों की सेवा यहाँ पे शुरू हो जाएगी, लोगों का इलाज शुरू हो जाएगा, तो उस अस्पताल को लेकर भी हम बात करेंगे और डॉक्टर गोपाल सिन्हा की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। दीपक जी हमारे साथ बने हुए हैं। नमस्कार जी। तमाम दर्शकों को और डॉक्टर साहब को मेरा प्रणाम। डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा परिचय के तो मोहताज है नहीं, और मैं बोलूंगा तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, क्योंकि डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा चिकित्सा जगत में एक ऐसे नाम है जिसमें बिहार में ही नाम नहीं रह सकता। इनकी कीर्ति देश और दुनिया में है। लोग आते हैं, लोग उनसे बात करते हैं। मेरा संबंध मेरे पत्रकारिता के दौर के लंबे समय तक रहने के साथ डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा से परिचय रहा है और बड़ा खुशनुमा परिचय रहा। तो डॉक्टर साहब एक न्यूरोलॉजिस्ट तो है ही हैं, उसके साथ साथ 2004 में इनको पद्मश्री इनकी स्वास्थ्य सेवा में अति विशिष्ट के लिए 2004 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया, सम्मान भी दिया गया। उसके अलावा डॉक्टर साहब भारतीय अनुसंधान परिषद की संस्थागत नीति समिति के भी सदस्य हैं। उसके अलावा ये पीएमसीएच के को अच्छा बनाने के सपने बहुत दिनों से देखते रहे हैं और इसके लिए बहुत आवाज उठाई है, लगातार लगे रहे हैं। और डॉक्टर साहब की एक और विशेषता है कि जब कोई पेशेंट इनके पास जाता है, बीमार पेशेंट, तो इनकी बातचीत से बिना दवा के वो 25% ठीक हो जाता है, और उसके बाद जब वो उसको दवा मिलता है तो 75% वो ठीक होता है। तो डॉक्टर साहब पॉलिटिकल भी रहे। उन्होंने जेडीयू से 2014 में पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव भी लड़ा, और चित्रगुप्त समिति और कास्ट समिति के ये बड़े नाम हैं। तो सौभाग्य है कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हमारे चैनल में हम लोग के साथ हैं, और डॉक्टर साहब की बात हम लोग सुनेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी समझिए पटना में बिताई है, चाहे वो जन्म से लेकर, पढ़ाई से लेकर और अभी तक। और जब पीएमसीएच इनका जो सपना पूरा होने वाला है, 25 में पहला फेज चालू होगा और उसी साल 100 साल पूरे होंगे, जिसमें देश दुनिया के बहुत से डॉक्टर पटना में आएंगे और डॉक्टर साहब के ही नेतृत्व में वो ये काम करेंगे। तो हम भवेश जी आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब से आप बात सबसे करें। पहले तो डॉक्टर साहब जी,
सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जो ये अस्पताल जिसकी परिकल्पना आप लोगों ने की है और इसको साकार करने जा रहे हैं, इस अस्पताल की विशेषता क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें, जो कि लोग उत्सुक होंगे बिहार के जरूर जानने के लिए कि ये जो नया अस्पताल बन रहा है, इतना बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसमें और पीएमसीएच में क्या जो है और नई चीजें जुड़ने जा रही हैं। पहली बात है कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने ऐसे मेरे प्यारे विषय जहां मैंने जिंदगी बिता दी है उसके बारे में आपने प्रश्न किया है। मैं पटना मेट्रो कॉलेज 1960 में एज ए विद्यार्थी ज्वाइन किया और 2001 में रिटायर किया। बहुत सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है जो ज्वाइन किया, वहीं रिजल्ट हुआ, वहीं प्रोफेसर हुआ, विभागाध्यक्ष हुआ और सब कुछ विद्याभूमि ने दिया है। आज जिस अस्पताल का निर्माणाधीन है वह कल्पना से भी परे है। कभी हम लोगों ने बहुत प्रयास लगा था कि इसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, लेकिन यह विश्व स्तरीय अस्पताल बन जाएगा ऐसा हम लोग ने सोचा भी नहीं था। और आज जो परिकल्पना जब साकार रूप में निभर कर आ गई है, आधा से बेसी आ चुका है, वह विश्व का दूसरा और भारतवर्ष का पहला सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। यह कुछ देर पहले श्री कोचगवे साहब ने कहा था, इसकी परिकल्पना सब लोगों ने की थी, सबकी इच्छा थी। विभिन्न शासक आते रहे, विभिन्न दलों के नेता आते रहे, मुख्यमंत्री आते रहे, लेकिन मैं विदाउट किसी के लिपा पोती के कह रहा हूँ, इसकी परिकल्पना के विश्व स्तरीय अस्पताल बने, यह नीतीश कुमार जी की देन थी, अकेले दिन थी। वो लोग उनकी जब इंजीनियर को पढ़ते थे, आते थे, बोलते थे काश एक पटना मेट्रो अस्पताल उतना बड़ा होता। और जब सत्ता में आए तो उसके बहुत दिन बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और आज के दिन में उनके नेतृत्व में लगातार लगे रहे और उनके पूरी परिकल्पना को हमारे प्रेजेंट स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, हालांकि नीतीश कुमार जी इस पार्टी से उस पार्टी में जाते रहे, लेकिन मंगल पांडे जब जब उनके साथ रहे उसके एक्सिक्यूट करते रहे। और अफसर के दृष्टिकोण से प्रत्यय अमृत ने जो योगदान दिया इसके निर्माण में अद्वितीय है। ये तीनों की तिकड़ी नीतीश कुमार, मंगल पांडे और प्रत्यय अमृत का ने आज इस सपनों को साकार कर दिया है। अस्पताल के बात से बता दूं कि अस्पताल अगर अतीत को झांक को देखें तो अतीत एक गड्ढा है जिसमें वर्तमान का पेड़ खिलता है और पेड़ के खिलने से उसका फूल निकलता है, भविष्य का निर्माण करता है। आज ये अस्पताल उसी पूरी कथन को सत्य कर रहा है। आज इस अस्पताल में आज 5,500 बेड बनने जा रहे हैं, 5,500 बेड। और इसके साथ साथ सुविधाएं में मरीजों के रहने के लिए गेस्ट हाउस, धर्मशाला, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का रूप धारण कर रहा है। तो 250 मेडिकल कॉलेज का इसमें एडमिशन होगा और 1250 सीटेड हॉस्टल बन रहा है। नंबर 2, नंबर 3, इमरजेंसी मरीज को कैरी आउट करने के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा ऐसी बनाई जा रही है जो पटना मेट्रो छत पर एयर एम्बुलेंस उतरे, मरीज वहाँ आवे। एयर एम्बुलेंस पटना मेट्रो कॉलेज अशोक राजपथ पर बहुत आवागमन के दिक्कत हो जाता था, इमरजेंसी मरीज पहुंच नहीं पाता था। लेकिन गंगा पाथवे से जोड़कर इसको चारों तरफ से बना जी, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अब रखे कि इसके बाद इतना बड़ा जी हाँ जी इसके बाद इतना बड़ा साइट, इसमें करीब 70 सुपर स्पेशलिटी बन रही है। सुपर स्पेशलिटी जो बहुत हिंदुस्तान में किसी अस्पताल को प्राप्त है, रेयर से रेयर डिजीज का सुपर स्पेशलिटी और कॉमन से कॉमन डिजीज का सुपर स्पेशलिटी बन रहा है, आधुनिकतम यंत्रों सहित और टेक्निकल नो हाउ के सहित 70 सुपर स्पेशलिटी और इसमें बन रही है। तो आज जो बिहार में एक छोटी सी बीमारी भी होती थी तो लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली भागते थे, बॉम्बे जाते थे, वेलोर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे। आज नीतीश कुमार जी और हम लोग सबकी कल्पना थी क्या ऐसा अस्पताल बने तो लोग वहाँ से यहाँ आने। ऐसा पास्ट में था। इस मेट्रो कॉलेज की हिस्ट्री है कि ये 6th बिगेस्ट मेट्रो कॉलेज था उत्तरी भारत में, कलकत्ता के बाद एक खुला था और 1931 में इसका रेडियम इंस्टीट्यूट खुला था। उस समय कैंसर का अस्पताल पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं था और इस रेडियम में इलाज करने के लिए बाहर विदेशों से, नेपाल से और अन्य राज्यों से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, सारी तरफ के मरीज आते थे पीएमसीएच।
यहाँ पीएमसी की गरिमा ऐसी रही, ऐसे डॉक्टर उपस्थित हुए जिनका इलाज बड़े बड़े राजनेता करते रहे। महात्मा गांधी के भगनी का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर दुखन नाम गए थे यहाँ से वहाँ आँख का ऑपरेशन करने। मुखोपाध्याय साहब जब यहाँ पद्म भूषण हड्डी के सर्जन थे तब अब्दुल खान गफ्फार खां इलाज आए। ऐसी कहानियां अनंत है, कई छूट जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि पास्ट हिस्ट्री भी उतनी ग्लोरियस रहा है, और उस पास्ट हिस्ट्री को और आधुनिक कलर बदलते तो उसमें क्लिनिकल मेडिसिन था, आज आधुनिक मेडिसिन हो गया है। कंप्यूटर का युग आ गया है, वैज्ञानिक एवोल्यूशन का युग आ गया है, वैज्ञानिक रेवोल्यूशन का युग गया है। हम लोग चाहते हैं कि अपने उस परंपरा को ढोते हुए इस आधुनिक युग में ऐसे बनावे जिससे कि हम क्या दिल्ली जाएं, दिल्ली चंडीगढ़ पंजाब के लोग यहाँ में भिलोर के यहाँ आवे, और इसी परिक्रमा का निर्माण हुआ है। अब रह गई बात क्वालिटी कैसे दिया जाए। बिल्डिंग बना देना किसी सरकार की काम की बात है, एक पैसा खर्च करके सुपर स्पेशलिटी बना देना आसान बात है, लेकिन टेक्निकल नो हाउ जानने वाला व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में खोजना पड़ेगा। हम लोग इसमें लग चुके हैं कि जो जिस विषय का सबसे विषय जानकार हो वो कितना पैसा ले, कितना तनख्वाह ले, आके हमारा सर्विस करे। अपने हम लोग पटना मेडिकल के स्टूडेंट जो पूर्ववर्ती छात्र हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड में हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, अरब कंट्रीज में हैं। हम लोग चारों तरफ संपर्क स्थापित कर रहे हैं। बताओ भाई, आपका तो यहाँ एक कर्तव्य बनता है, आपकी विद्या भूमि रही है। आप ऐसे नाम बताइए कि हमारे बैच में आपको जान पहचान कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टेम सेल मेडिसिन के बारे में करें, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो किडनी का आधुनिकतम इलाज करें, कौन ऐसे व्यक्ति हैं बोन माइंड ट्रांसप्लांटेशन करते जानते हैं, कौन ऐसे व्यक्ति लोग कैंसर का ल्यूकीमिया का आधुनिकतम इलाज प्रस्तुत करें। तो हम लोग क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का जो निर्माण कठिनाई जरूर है, लेकिन डॉक्टर लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है और हर कोई लगा हुआ है। आज ये वजह है कि जब जब 100 साल पूरे हो रहे हैं 1925 में, 2025 में, यह मेट्रोपोलिस 1925 में स्थापित हुआ था। 2025 में हम लोग सेंटेनरी सेलिब्रेशन मना रहे हैं। उसके साथ ही बिहार सरकार ने एक निर्णय लिया है, बड़ा अच्छा निर्णय है, कि राष्ट्रपति चूंकि आ रही है उद्घाटन करने, अतः उनके उद्घाटन में एक कार्यक्रम सरकार ने भी जोड़ रखा है कि पटना में इस नए अस्पताल का पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन फर्स्ट फेज का उद्घाटन राष्ट्रपति जी करें, और फर्स्ट फेज का चालू हो जाएगा हम लोग सेंटेनरी सेलिब्रेशन से। आज हमारे सेंटेनरी सेलिब्रेशन में सिर्फ इंग्लैंड से जो खबर आ चुकी है 150 आदमी आ रहे हैं, अमेरिका से 50 आदमी आ रहे हैं, कुल मिला के हम लोग 1000 आउटसाइड स्टूडेंट को बुला रहे हैं, और देश से 2-3 हजार हमारे पूर्ववर्ती छात्र यहाँ जमा हो रहे हैं। आज उस कैंपस में घुस के गर्व का अनुभव करेंगे, हम इस इंस्टीट्यूशन प्रोडक्ट हैं, इस धरती प्रोडक्ट हैं जो विश्व का सेकंड बड़ा अस्पताल है। तो आज इन्हीं सब परिकल्पनाओं के साथ हम जुटे हुए हैं अपनी शताब्दी समारोह मनाने में। इसमें पूरे पूर्ववर्ती छात्र, सरकार, प्रेस, मीडिया, जनप्रतिनिधि सारे लोग हम लोग का साथ दे रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि 2025 जब सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनावे तो अस्पताल एक गर्व के साथ कर सके, क्योंकि इसकी इज्जत सिर्फ डॉक्टरों नहीं बढ़ती है, सिर्फ सरकार नहीं बढ़ती है, ये बिहार की बढ़ती है, देश की बढ़ती है। हमारे भारत वर्ष में ऐसा इलाज है, ऐसा अस्पताल है जो इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, जापान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। 5500 बेड का अस्पताल कह नहीं है, इसलिए हम लोग गर्व का अनुभव करेंगे। इन बातों को साथ लेकर हम लोग अभियान में जुटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा बीच में आपको रोककर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं बीच में आपको रोककर थोड़ा जानना चाहता हूं, ये परिकल्पना जिस पर काम शुरू हुआ, और आपने बड़ा बहुत ही क्लियरिटी के साथ बताया कि सिर्फ यंत्र जुटा लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जो चिकित्सा क्षेत्र में जो नए शोध हो रहे हैं, नए जिस तरह से ट्रीटमेंट के तरीके इजाद किए जा रहे हैं, उन सब को आगे बढ़ाने के लिए आप दुनिया भर से जो यहाँ के लोग पढ़ के गए हैं या दुनिया के देशों में अलग अलग बीमारियों का इलाज कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इस रूप में ये अस्पताल दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा, जहाँ किसी भी बीमारी का इलाज जो है न केवल यंत्रों, आधुनिक यंत्रों की मदद से, बल्कि चिकित्सा का जो शोध है और जो उस तरह के काम करने वाले डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो सब एक छत के नीचे बैठकर किसी मरीज को जो है पूरे यंत्रणा से मुक्ति दिलाएंगे। तो ये कल्पना कब से की है और कब से ये काम चल रहा है? ये परिकल्पना काम अगर हम
जोड़ के देखे तो नीतीश कुमार जी का जब सेकंड टर्म हुआ तो उन्होंने सोचा था, और सेकंड जब 2014-15 से सोचना शुरू किया, और उसी समय इसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, उसी समय इसका ऑर्डर तैयार हुआ, बाद में टेंडर हुआ और टेंडर के साथ पैसा का बंदोबस्त किया गया, और 2015-16 के बाद बहुत गति पकड़ ली और पुरानी बिल्डिंगें टूटने लगी, नई बिल्डिंगें खड़ी होने लगी। आज पीएमसी पे जाइएगा तो कोई जो आ रहे हैं हमारे पूर्ववर्ती छात्र पहचान नहीं पाएंगे कि वही पीएमसीएच है। उनको गंगा पाथवे सेंटर करना पड़ेगा, गंगा जी भी दूर चली गई हैं। लेकिन आज सारा पुराना डिपार्टमेंट को ध्वस्त करके नया बन रहा है। अब नए पुराने बिल्डिंग में याददाश्त के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग रखा जाएगा जिससे याद रहे। सरकार का एक और परिकल्पना है, जब बिल्डिंग बने तो अशोक स्तंभ की तरह एक स्तंभ बनाया जाए पीएमसीएच का, जो लगातार आने वाले जनरेशन को प्रेरणा का स्रोत बने का स्तंभ बना है, और इसके सेंटेंस सेलिब्रेशन में पटना मेडिकल का पुनरुद्धार हुआ है। तो परिकल्पना जो 14-15 शुरू हुई, ये एकदम 100% नीतीश कुमार का श्रेय जाता है। ये उन्हीं कल्पना थी जब उन्होंने इसको मजबूती से शुरू किया। मैं उनका जरा भी खुशामदी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक व्यक्ति कई राउंड बात हुई है, उन्हीं की इंडिविजुअल वन मैन शो था, और बाद उन्होंने सबको ऐसा शामिल किया, बात तो पूरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और सारा कुछ इतना सब कुछ संलग्न हो गया कि देखते देखते कुछ ही समय में ये अस्पताल का फर्स्ट फेज जब शुरू होने जा रहा है। ये आप कहेंगे कब से शुरू हुआ, तो मोटा मोटी 2015-16 से। जी, एक चीज और मेरे मन में आ रहा है कि ये जो पहला फेज शुरू हो जाएगा, तब जो सर्विसेज मिलनी शुरू हो जाएंगी, लोगों का इलाज शुरू हो जाएगा, तो ये वो क्या होगा, उसकी क्या कोई सीमा तय की गई है? किन किन बीमारियों का इलाज या किस तरह की व्यवस्था पहले फेज में आप चाह रहे हैं कि लोगों को उसकी सहूलियतें मिलनी शुरू हो जाए, और ये दूसरा फेज कब शुरू होगा फिर, और ये कितने फेज में इसका निर्माण तय किया गया? आप इसके अभ्यास रूप में आप समझ सकते हैं कि अभी एक छोटी सी बिल्डिंग एक कोने में तैयार हुई है और हम लोगों ने ओपीडी शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट फेज में जो प्रायोरिटी बेसिस पर, प्राथमिकता बेसिस से बिहार में जो बीमारियां हैं उनका पहले फेज में आधुनिकतम इलाज होगा। तो बिहार में कॉमन बीमारी पहले, जो जिससे कि जनता को आम लाभ मिल सके, और जो अनकॉमन बीमारी है जिसके लिए हम लोग दिल्ली, वेलोर, चंडीगढ़ जाते हैं, कठिन चीजें हैं, उनका थोड़ा सा नेक्स्ट फेज में जब हमको सुपर स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे शुरू करेंगे। अभी सही सुपर स्पेशलिस्टों का आगमन या एप्लीकेशन या इस तरह को इच्छा प्रकट करना हम लोग करेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड भर से, कौन कौन आना चाहते हैं। क्योंकि लोग पटना नहीं आना चाहते थे, दिल्ली ज्वाइन करते थे कि इनके बाल बच्चे दिल्ली में रहेंगे, पढ़ाई का एजुकेशन मिलेगा, सुविधा मिलेगी, कोई बिहार आना नहीं चाहता। लेकिन आज परिस्थिति बदली है, लोग सारी सुविधाएं देंगे उन लोग को जो स्पेशलिस्ट जो अमेरिका से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे। तो फर्स्ट फेज में जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हम लोग उन बीमारियों पर जोर देंगे जो कॉमन बीमारी है, जो आम जनता जिसके चलते परेशान होकर यहाँ से वहाँ भटकती है, उनको एक्सीलेंट इलाज का व्यवस्था कर देंगे। और देखते देखते दूसरा फेज जो अभी जो सरकार से मेरी बातचीत होती है, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अगले 1 साल में टोटल 72 स्पेशलिटी काम कर जाएगा, 1 ईयर ओनली। The whole 72 super specialty will start working. नहीं, बहुत बहुत अच्छी परिकल्पना है। और सबसे बड़ी बात आपने जो कहा, दीपक जी पूछना चाहते हैं। दीपक जी, आप कुछ आपके सवाल हैं? नहीं, सवाल नहीं डॉक्टर साहब। पीएमसीएच के बारे में ये धारणा रही है शुरू से कि पीएमसीएच के डॉक्टर देश दुनिया के डॉक्टरों में शुमार रखते हैं, और पीएमसीएच के प्रति उस वक्त भी लोगों का एक अलग रुझान था कि जब लोग बीमार पड़ते थे, हम लोग को याद है 70 के दशक में संभवतः मेरा टॉन्सिल का ऑपरेशन भी वहां हुआ था, तो लोग पीएमसीएच ही रेफर करते थे। तो पीएमसीएच जो 1930 में 513 बिस्तर था उस वक्त, और 2 ब्लॉक थे और 2 ओटी थे, 4 सर्जिकल वार्ड थे, 4 मेडिकल वार्ड थे, 1 महिला सर्जिकल वार्ड उस समय भी था। तो पीएमसीएच का एक अलग कॉन्सेप्ट था। बाद में जनसंख्या जब बढ़ती गई तो मुझे लगा कि उस वक्त तब रस बढ़ने लगा, मगर डॉक्टरों के मामले में भारत के पैमाने पर अगर दिया जाए, अब एम्स था उस वक्त, मान लीजिए, अब नए नए हॉस्पिटल खुले, मगर यहाँ के जो डॉक्टर थे बहुतों का नाम याद है,
जैसे आप तो खुद बैठे हैं, उसके बाद वहाँ डॉक्टर हाई है, डॉक्टर शारदा प्रसाद सिंह थे, AK सिन्हा थे, ये सब देश दुनिया में जाने जाते थे। ये जो परिकल्पना PMCH की हुई अद्भुत है और ये स्वागत योग है। नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने की बड़ी बड़ी कोशिश की है। ये एज ए जर्नलिस्ट हम बोलना चाहते हैं। और हम जो बाहर जाते हैं, बाहर लाइन में लग के पेशेंट आधे रास्ते में मर जाते हैं, तो 5,000 से ऊपर का बेड होगा, तो 5,000 तब ऊपर का जब बेड होगा और सुविधाएं होंगी, तो लोग दिल्ली नहीं भागकर पटना भागेंगे। पटना में एम्स भी है, पटना में IGMS भी है, और इसको लेकर मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के डॉक्टर साहब का जो माइंड है, जो उनकी सोच है, इनकी राय ली जाती है, इनकी राय सरकार भी लेती है, मुख्यमंत्री भी लेते हैं। तो हमें लगता है कि एक फेज जो है 2070 बेड का दूसरा फेज आएगा। अभी 2000 से ऊपर बेड है, 2070 बेड का आएगा, तो आपकी कैपेसिटी 4000 की होगी अभी, और आगे बढ़ते बढ़ते फेज और 5,500 बड़ा काम होगा जी। इसका नहीं, एक सवाल डॉक्टर साहब आप है, एक डॉक्टर साहब आपसे एक और सवाल है। आपने जब चर्चा की तो ये कहा कि दुनिया भर के डॉक्टरों को हम बुला रहे हैं, और लोगों में एक बड़े डॉक्टर होते हैं, उनको उनका परिवार अगर पटना में रहेगा तो वो निश्चित रूप से वो सोचता है कि वो जिस परिस्थिति में वो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरे देशों में जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, उस तरह की सहूलियतें उस शहर में है कि नहीं है, तो वो एक देखते हैं, उनके देखने का एक नजरिया। तो उसको कैसे टैकल किया जा रहा है, क्या व्यवस्था है उनके लिए की जा रही है? कह रहे हैं ये सब प्रारंभिक कठिनाई होगी, लेकिन निष्ठा और समर्पण एक बात होती है। आपको याद होगा जब CMC वेलोर खुला था तो बड़े बड़े हार्ट के सर्जन, न्यूरो सर्जन वहाँ साइकिल से जाते थे। कुछ सुविधा नहीं थी, बहुत कम तनख्वाह पर CMC वेलोर का नाम कैसे हुआ? वहाँ का टॉप सर्जन जो कंट्री के थे साइकिल पे चल के अस्पताल जाते थे। निष्ठा थी। तो आज हम लोग निष्ठा का भी डिमांड कर रहे हैं। आधुनिक सुविधा देंगे, उनको सब कुछ करेंगे, यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खुलेंगे, लेकिन जब किसी इंस्टीट्यूशन का नाम पढ़ने लगता है, लोग स्वतः अट्रैक्ट होकर आने लगते हैं। और साथ साथ निष्ठा की बात है। हमारे पूर्ववर्ती छात्रों में मैंने बात किया है कि कुछ हमारे न्यूरो सर्जन हैं अमेरिका में, उनसे मैंने बात किया है, वो लोग मोस्ट एडवांस न्यूरो सर्जरी करते हैं। बोले गोपाल जी, हम लोग आपको वहाँ सर्विस देने को तैयार हैं। इस तरह एक प्रयास लगातार ह्यूमन इफर्ट करने से सब कुछ बदल जाता है, और निष्ठा रहे, नियत ठीक रहे, लगातार कोशिश जारी रहे, सब लोग मिलजुल काम करें, तो भले ही 2 दिन के बदले 4 दिन लगे, समस्या का समाधान निकल जाता है। जी, बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये कहा जाता है, इसीलिए डॉक्टरों को कहा जाता है कि धरती के भगवान है। कुछ अगमी जी ने बात कही नामी डॉक्टरों का, तो मैं बता दूं, बड़ा गर्व के साथ कहता हूं कि मेडिकल कॉलेज पूरे इंडिया में, एम्स को छोड़ दीजिए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जो एक मेडिकल कॉलेज में 15 पद्मा अवार्ड विनर अभी हैं। पद्मा अवार्ड विनर 15 आदमी हैं। किसी मेडिकल कॉलेज को ये हस्ती प्राप्त नहीं है एम्स को छोड़कर। एम्स तो दिल्ली वाले हैं, लेकिन यहाँ शुरू कीजिए दुखन राम पद्म भूषण, डॉक्टर MA हाई इनके फादर पद्म भूषण, डॉक्टर B मुखोपाध्याय पद्म भूषण, डॉक्टर CP ठाकुर पद्म भूषण, डॉक्टर SN आर्य पद्मश्री, शांति राय पद्मश्री, गोपाल प्रसाद सिन्हा पद्मश्री, शांति राय पद्मश्री, JK सिन्हा पद्मश्री, विजय प्रकाश पद्मश्री, स्वर्गीय इंद्रभूषण सिंह पद्मश्री। इतना तो एक इंस्टीट्यूशन ने प्रोड्यूस किया ही नहीं अपने योग्यता से। अपने पास्ट सृष्टि को दोहराने जा रहे हैं हम लोग, और कलर के साथ, और जोश के साथ, और निष्ठा के साथ, और समर्पण के साथ। तो जी बहुत 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 कह सकते हैं कि जनोपयोगी ख्याल है जी। दीपक जी, डॉक्टर साहब की एक और बहुत बड़ी खासियत है, ये तो इनका चिकित्सा का क्षेत्र है, ये बहुत विशाल है, मगर डॉक्टर साहब संगीत के क्षेत्र में भी एक अपनी अलग पहचान है इनकी, चाहे वो ध्रुपद हो या कोई हो, इनके यहाँ हमेशा, और डॉक्टर साहब मन से गाते भी हैं, और डॉक्टर साहब को हम लोग सुनते भी रहे हैं, और डॉक्टर साहब का स्नेह भी बहुत मिलता है। अभी हाल फिलहाल मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से पटना में हुई, मैं गया था, तो चूंकि इनसे नहीं मिलता हूँ तो थोड़ा अधूरा महसूस करता हूँ।
वो एक मशहूर गाना है ना कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना से। तो गाना जो है जो देखिए लोगों की सोचते हैं ना, जो लोगों को मतलब इलाज करते हैं, लोगों की जिंदगी मतलब नई जिंदगी देते हैं, ऐसे लोग सचमुच अंदर से कई सारी खूबियां लिए होते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे डॉक्टर साहब आपसे बात करते हुए। और देखिए चिकित्सा जी, डॉक्टर को संवेदनशील और कलात्मक होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग मशीन से नहीं ह्यूमन बॉडी से डील करते हैं। और डॉक्टर संवेदनशील रहेगा, और संगीत आदमी को संवेदनशील बनाता है, वो संवेदना जगाता है, और संवेदना में करुणा, दया, सेवा सारे भाव उपस्थित हो जाते हैं। अतः मैं समझता, मैं अपने विद्यार्थियों को कहता हूँ, कला से प्रेम रखो, कला से संवेदना बढ़ेगी और मरीजों के प्रति तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ेगा। क्योंकि मैकेनिकल ढंग का कमाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर को सफल बनने के लिए कला में इंटरेस्ट देना जरूरी है। रह गई बात कुछ कवि जी ने कहा कि मैंने गाना सुना है, तो शायद एक आध लाइन सुनना चाहते हैं क्या? जरूर नहीं जरूर, गाने नहीं जा रहे हैं, आप समझे नहीं कि गाना का बात लाकर मेरी प्रशंसा की कि सुनना चाहते हैं। सुनना चाहेंगे तो पटना में भाई जी बिल्कुल। और ये देखिए बिहार के बहुत सारे लोग आपके इलाज में ठीक हुए होंगे, और उनको भी शायद ये नई जानकारी मिल रही होगी कि डॉक्टर साहब जो है हमारा इलाज करते थे, वो संगीत में भी अभिरुचि रखते हैं। और नहीं है बहुतों को है ये जानकारी, क्योंकि ये करते हैं तो बहुत सामूहिकता में करते हैं, लोग जानते हैं। मगर हाँ, बहुत कुछ लोग नहीं जानते होंगे ये चीज को, तो ये विधा जान ले दो। जी तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, और हम इसी नोट के साथ अब इस बातचीत को यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन आपसे बातचीत करके सचमुच बहुत अच्छा लगा। न केवल आपने ये जो हॉस्पिटल, जो देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुलेगा, और ये बिहार के लिए गर्व की बात है, इस देश के लिए भी गर्व की बात है कि देश में बिल्कुल देश के लिए भी गर्व की बात है कि आप जिस सोच के साथ आपने पटना में एक परिकल्पना की, देश के दूसरे हिस्सों में भी अगर इसी तरह की कॉपी हो और सब कुछ हो, तो ये एक ऐसा काम होगा जो जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज बीमारियों से लोग लड़ रहे हैं, और इतने खतरे पैदा हो गए हैं विकास की वजह से, बहुत सारी चीजें हमें बीमारी घेर रही है, और हम अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो चिकित्सा क्षेत्र के जो लोग हैं, दिग्गज आप जैसे लोग, जो इस सोच के साथ ये काम आगे बढ़ा रहे हैं कि लोगों को किसी तरह की समस्या हो, उनके जीवन में उस दुख को समाप्त करके उनको एक बेहतर जीवन दिया जा सके, इसकी कोशिश। तो ये बहुत ही मतलब अभिनव काम है ये बिहार के लिए, और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। हम लोग बिहार में पैदा हुए, बिहार से बाहर आके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार पर नजर हमारी बनी रहती है कि बिहार कैसे काम कर रहा है। और जब दीपक जी ने बताया कि ये बड़ा काम हो रहा है और डॉक्टर साहब उसके पीछे हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, और आप रेडी भी हो गए, आपको शायद बाहर जाना है और आप तैयार हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मतलब कीमती समय निकाला। आप तो इतना बड़े बड़े काम में बिजी हैं, और लोगों की चिकित्सा भी कर रहे हैं, और इस तरह के सोच के साथ एक ऐसा अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रयास को आपने इस माध्यम से एक सार्वजनिक करने का उपाय किया है। हम लोग का यही प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग जाने, हमारे खास के पीएमसी के डॉक्टर जाने, और आपका माध्यम इसमें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, तो जाने और उस पर आवें। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मीडिया में इस इशू को इतना कवरेज दिया है, और हम इसके अनुग्रहित हैं। हम लोग फिर आएंगे। जी हम लोग आगे भी आपसे बात करना चाहेंगे, और बात करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। और जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। तो बिहार के दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि देखिए इस तरह के काम हो रहे हैं बिहार में। हम लोग बिहार की राजनीति को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं, और नीतीश कुमार की भी बहुत सारी आलोचना हम लोग करते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी सोच के साथ कोई मुख्यमंत्री, कहते हैं हर मुख्यमंत्री, हर प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ अनोखा करता है, तभी वो लोगों के बीच में पॉपुलर होता है। नीतीश कुमार भी एक पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर ये इतना बड़ा अस्पताल जिसकी कल्पना सब लोगों ने मिलकर की है, उसको जमीन पर उतारने जा रहे हैं, और अगले साल, ज्यादा दूर नहीं है, और डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि अगले साल सेकेंड फेज के साथ ये फुल फ्लेजेड काम करने लगेगा। यानी सचमुच भारत में, पटना में
देश का सबसे बड़ा अस्पताल होगा जहां किसी भी बीमारी का, असाध्य रोगों का इलाज हो पाएगा और दुनिया के नामचीन डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। और तमाम दुनिया में जितने भी शोध हो रहे हैं, जितने भी उपकरण बन रहे हैं इलाज के लिए, वो सब वहाँ उपलब्ध होंगे। ये बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए और इस पर हम लोगों ने चर्चा की। आपको ये कैसा लगा हमारा विशेष कार्यक्रम, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि लोगों से जुड़कर लोगों की बातें की जाए, लोगों के हित की बातें की जाए। और हमें ये दीपक जी ने ये बताया कि बिहार में इस तरह की एक कोशिश हो रही है, तो हमें उस पर जरूर बातचीत करनी चाहिए। दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही सजेस्ट किया और मुझे डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सरल। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कहा भी कि हमारे यहाँ जो चिकित्सक हैं बड़े ही टैलेंटेड और बड़े ही नामचीन चिकित्सक रहे। सुविधाएं जो बनी वो स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं बन पाई, बनी है। कुछ हॉस्पिटल खुले हैं, कुछ दिल्ली के हॉस्पिटल यहाँ आए हैं, मगर दिल्ली के हॉस्पिटल में जाकर एक आम आदमी नहीं इलाज करा पाता है जिस तरह की स्थितियां हैं। अगर पीएमसीएच में ऐसा होता है तो पूरे बिहार के बगल में झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, तो उन लोगों का एक यहाँ दिखाने का, जो एम्स भाग के जाते हैं दिल्ली, वो अब पीएमसीएच जाएंगे। ये एक बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है और सचमुच सरकार को इस मामले में बधाई देनी होगी हम सबों को, और सहयोग भी करना पड़ेगा कि ये और तरीके से बढ़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और हम चाहेंगे कि आप पॉलिटिकल अपने हमारे वीडियोस पर भले ही कमेंट ना करते हो, लेकिन अगर बिहार से जुड़े हैं और बिहार की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर हमें बताइएगा। और हमें और किस तरह की चर्चा करनी चाहिए, किस तरह के आपके मन में किस तरह के सवाल होते हैं कि आपको जानकारी मिले उसके बारे में, वैसे लोगों से, वैसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराई जाए, आपकी बात कराई जाए, तो जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। इसी तरह की चर्चा, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।